हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं एंटी फंगल ड्रग्स की नेक्स्ट क्लास एजोल्स. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस फार्माकोलॉजी ऑफ एजोल्स. नाउ एजोल्स सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल ड्रग्स हैं. नाउ ये ड्रग्स सुपरफिशियल और सिस्टमिक दोनों तरह के फंगल इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट में यूज़ करी जाती हैं. तो सबसे पहले हम क्लासिफाई करते हैं एजोल्स को. एजोल्स को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, इमिडाजोल्स और ट्रायाजोल्स. ना इमिडाजोल्स अगेन दो तरह के होते हैं. कुछ ड्रग्स जो कि सिर्फ टॉपिकली यूज़ होती है, और कीटोकोनाजोल वो ड्रग है जो कि एक इमिडाजोल है और इसको सिस्टमिकली एंड टॉपिकली दोनों तरह से यूज़ किया जा सकता है. नाउ क्लोट्रीमेजोल, इकोनाजोल, मीकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल को सिर्फ टॉपिकली यूज़ करते हैं, जबकि कीटोकोनाजोल का यूज़ टॉपिकली एज वेल एज ओरली दोनों तरह से होता है. ना ओरली देने पर कीटोकोनाजोल ब्लड में एब्जॉर्ब होती है और इसका सिस्टमिक इफेक्ट होता है, यानी कि इसका इफेक्ट पूरी बॉडी पर होता है. तो ये हैं इमिडाजोल्स. अब आते हैं ट्रायाजोल्स. नाउ ट्रायाजोल्स का सिस्टमिक इफेक्ट होता है, यानी कि पूरी बॉडी पर इफेक्ट होता है, और इनको ओरली और आईवी दिया जाता है. नाउ ट्रायाजोल्स में आती हैं ड्रग्स फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, पोसाकोनाजोल. सो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ एजोल्स. अब समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एजोल्स. नाउ एजोल्स आर फंगी स्टैटिक. ये फंगस की ग्रोथ को रोकते हैं. ना इमिडाजोल्स और ट्रायाजोल्स का एक ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है. ना ये ड्रग्स फंगस की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसका सिंथेसिस नहीं होने देते. सो दीज ड्रग्स प्रिवेंट सिंथेसिस ऑफ फंगल सेल मेम्ब्रेन. सो लुक एट दिस फिगर. ये फिगर फंगल सेल की सेल मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ना ह्यूमन सेल्स की तरह फंगल सेल मेम्ब्रेन भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है. नाउ अर्गोस्टेरॉल्स इस फंगल सेल मेम्ब्रेन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन में नहीं होता. नाउ ये अर्गोस्टेरॉल स्क्वालिन से सिंथेसाइज होते हैं. स्क्वालिन जो है वो अर्गोस्टेरॉल का प्रिकर्सर है. सो स्क्वालिन बनाता है लैनोस्टेरॉल, और लैनोस्टेरॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लैनोस्टेरॉल 14 अल्फा डीमिथाइलेस लैनोस्टेरॉल को अर्गोस्टेरॉल में कन्वर्ट कर देता है. तो इस तरह अर्गोस्टेरॉल का सिंथेसिस होता है. नाउ यहाँ पर ये बात याद रखने की है कि लैनोस्टेरॉल 14 अल्फा डीमिथाइलेस एक फंगल साइटोक्रोम P450 एंजाइम है. नाउ एजोल्स एंजाइम लैनोस्टेरॉल 14 अल्फा डीमिथाइलेस को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से अर्गोस्टेरॉल का सिंथेसिस नहीं होता. अर्गोस्टेरॉल का सिंथेसिस ना होने की वजह से फंगल सेल की जो ये सेल मेम्ब्रेन है इसमें कई तरह की एबनॉर्मैलिटीज़ आ जाती हैं. सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी जो है वो बहुत बढ़ जाती है, सेल मेम्ब्रेन लीकी हो जाती है, और इन सब कारणों की वजह से फंगस की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है. नाउ साइटोक्रोम P450 एंजाइम ह्यूमन बॉडी में भी होता है. नाउ एजोल्स कैटेगरी की सारी ड्रग्स साइटोक्रोम P450 एंजाइम को इनहिबिट करती हैं, और जिसकी वजह से ये ड्रग इंटरैक्शंस प्रोड्यूस करती हैं. तो ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एजोल्स. अब हम इमिडाजोल्स की फार्माकोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं. क्लोट्रीमेजोल और मीकोनाजोल का यूज़ सिर्फ टॉपिकली होता है. नाउ क्लोट्रीमेजोल सुपरफिशियल टीनिया इन्फेक्शंस और सुपरफिशियल कैंडिडियासिस की ट्रीटमेंट में बहुत ही इफ़ेक्टिव है. इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ टीनिया इन्फेक्शंस लाइक टीनिया पीडिस, यानी कि पैर का टीनिया इन्फेक्शन जिसको एथलीट्स फुट भी कहते हैं, टीनिया क्रूरस यानी कि ग्रोइन का फंगल इन्फेक्शन जिसको जोक इच भी कहते हैं, देन टीनिया कॉर्पोरस यानी कि वो टीनिया या रिंगवर्म इन्फेक्शन जो शरीर पर कहीं भी हो सकता है, जैसे कि हाथ पर, पाँव पर, धड़ पर इत्यादि. इसको रिंगवर्म इन्फेक्शन या फिर इसको दाद भी कहते हैं.
इस तरह टीनिया इन्फेक्शन में क्लोट्रीमेज़ोल फर्स्ट लाइन ड्रग है जिसका इस्तेमाल सबसे पहले किया जाता है। अगर ये टीनिया इन्फेक्शन लोकलाइज ना रहें, सीमित ना रहें, ये फैल जाएं, या फिर अगर टॉपिकल थेरेपी इनको ट्रीट ना कर पाए, तो टॉपिकल थेरेपी के साथ ओरल ट्रायाजोल्स जैसे कि फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल का इस्तेमाल किया जाता है। देन वजाइनल कैंडिडिएसिस में भी क्लोट्रीमेज़ोल ड्रग ऑफ चॉइस है। इसके अलावा क्यूटेनियस कैंडिडिएसिस यानी स्किन का कैंडिडियल इन्फेक्शन और ओरोफेरेंजियल कैंडिडिएसिस में भी क्लोट्रीमेज़ोल बहुत इफ़ेक्टिव है। नाउ क्लोट्रीमेज़ोल के टॉपिकल यूज़ से सिस्टमिक टॉक्सिसिटी नहीं होती, पर जहाँ पर भी इस टॉपिकल ड्रग को अप्लाई किया गया है उस जगह पर लोकल इरिटेशन हो सकती है, बर्निंग यानी कि जलन जैसा महसूस हो सकता है और स्टिंगिंग सेंसेशन भी हो सकती है। देन नेक्स्ट टॉपिकल ड्रग इज़ द मीकोनाजोल। दिस इज़ अ टॉपिकल इमीडाजोल। नाउ क्लोट्रीमेज़ोल की तरह मीकोनाजोल भी टीनिया पीडस, टीनिया क्रूरस, टीनिया कॉर्पोरस में फर्स्ट लाइन ड्रग है। इसके अलावा मीकोनाजोल पिटीरियासिस वर्सिकलर यानी कि जिसे टीनिया वर्सिकलर भी कहते हैं, इसमें भी बहुत इफ़ेक्टिव है। नाउ इस टीनिया इन्फेक्शन में स्किन पर सफ़ेद, गुलाबी या फिर भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, तो इसमें मीकोनाजोल बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा वजाइनल कैंडिडिएसिस में क्लोट्रीमेज़ोल की तरह मीकोनाजोल भी फर्स्ट लाइन ड्रग है और मीकोनाजोल को भी क्यूटेनियस कैंडिडिएसिस की ट्रीटमेंट में यूज़ किया जा सकता है। और टॉपिकल यूज़ से कोई भी सिस्टमिक टॉक्सिसिटी नहीं होती, पर जहाँ पर ये ड्रग लगाई गई है वहाँ पर लोकल इरिटेशन हो सकती है। सो लोकल इरिटेशन कैन अकर एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन। तो ये हैं टॉपिकल इमीडाजोल्स which are very effective and which are widely used for the treatment of superficial infections like tinea infections and superficial candidiasis. Now next हमारी इमीडाजोल ड्रग है कीटोकोनाजोल। नाउ क्लोट्रीमेज़ोल और मीकोनाजोल के विपरीत कीटोकोनाजोल को हम टॉपिकली एज वेल एज ओरली दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। So topically it is very effective in the treatment of superficial infection, superficial fungal infection, superficial dermatophytosis या फिर टीनिया इन्फेक्शन में टॉपिकल कीटोकोनाजोल बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा अगर इसको ओरली लिया जाता है और ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है तो ये सिस्टमिक माइकोसिस या फिर सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट में बहुत इफ़ेक्टिव है। पर यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है, समझनी है, दैट ओरल यूज़ ऑफ कीटोकोनाजोल इज़ रेस्ट्रिक्टेड बिकॉज ऑफ इट्स एडवर्स इफ़ेक्ट्स। कीटोकोनाजोल के पोटेंशियल एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं इसलिए इसका ओरल यूज़ काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड है। पर टॉपिकल कीटोकोनाजोल इज़ वाइडली यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टीनिया वर्सिकलर। अब समझते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ कीटोकोनाजोल। नाउ ओरल एब्जॉर्प्शन इज फैसिलिटेटेड बाय गैस्ट्रिक एसिडिटी। गैस्ट्रिक या फिर कहें स्टमक की एसिडिटी कीटोकोनाजोल का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देती है। नाउ कीटोकोनाजोल की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है 99% और इसकी जो हाफ लाइफ है वो 1.5 to 6 आवर्स है। नाउ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में ये ड्रग बहुत कम मात्रा में पहुंच पाती है, इसका पुअर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पेनिट्रेशन है, एक्सटेंसिवली इट इज़ मेटाबोलाइज्ड और इसके जो मेटाबोलाइट्स हैं वो यूरिन और फीसेस में एक्सक्रीट होते हैं। अब पढ़ लेते हैं एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ कीटोकोनाजोल। नाउ ओरली यूज़ करने पर कीटोकोनाजोल के ये एडवर्स देखे जा सकते हैं। सो इट कैन प्रोड्यूस गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एडवर्स इफेक्ट्स लाइक नॉजिया एंड वॉमिटिंग। उसके अलावा इट कॉजेज लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना, देन हेडेक, देन पैरेस्थीसियास यानी कि एबनॉर्मल सेंसेशन होना जैसे कि झंझनाहट होना या फिर जलन महसूस होना। उसके अलावा ये रैशेस प्रोड्यूस कर सकता है, हेयर लॉस हो सकता है। उसके अलावा कीटोकोनाजोल के हार्मोनल इफ़ेक्ट्स बहुत बड़ी
समस्या क्रिएट करते हैं। नाउ मेल्स में टेस्टोस्टेरॉन की सिंथेसिस कम होने की वजह से गायनिकोमेस्टिया हो सकता है, और फीमेल्स में ईस्ट्राडायोल की सिंथेसिस कम होने की वजह से मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो सकती हैं, और इसके अलावा हाइड्रोकॉर्टिसोन की सिंथेसिस भी कम हो सकती है। उसके अलावा कीटोकोनाजोल जो है वो हिपैटोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है, और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में इसका जो यूज़ है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इसके अलावा कीटोकोनाजोल साइटोक्रोम P450 एंजाइम को इनहिबिट करता है, और जो ड्रग्स इस एंजाइम से मेटाबोलाइज होती हैं उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो कम हो जाता है, और उसकी वजह से उनकी जो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाती है। सो बाय इनहिबिटिंग साइटोक्रोम P450 एंजाइम, कीटोकोनाजोल inhibits the metabolism of warfarin, simvastatin, cyclosporine, और इन ड्रग्स की का मेटाबॉलिज्म कम होने की वजह से इनकी जो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाती है। और इसके अलावा कीटोकोनाजोल कुछ ड्रग्स से बहुत ही सीरियस ड्रग इंटरेक्शंस दिखाता है, जैसे कि टर्फेनाडिन, देन एस्टिमेजोल और सीसाप्राइड से इंटरेक्ट करके इट कैन प्रोड्यूस इवन वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। तो ये है कीटोकोनाजोल की फार्माकोलॉजी। कीटोकोनाजोल जो कि एक सिस्टमिक इमीडाजोल है, बट इसका जो सिस्टमिक यूज़ है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है बिकॉज ऑफ दीज मेनी एडवर्स इफेक्ट्स, बट इट इज़ हाईली यूजफुल टॉपिकली इन द ट्रीटमेंट ऑफ टीनिया वर्सिकुलर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इमीडाजोल्स। अब आगे हम पढ़ते हैं ट्रायाजोल्स की फार्माकोलॉजी। नाउ फ्लूकोनाजोल एक ट्रायाजोल है जिसको ओरली और आईवी दोनों तरह से यूज़ किया जाता है। अब पढ़ते हैं क्लिनिकल यूजेस ऑफ फ्लूकोनाजोल। नाउ फ्लूकोनाजोल एक बहुत वाइडली यूज्ड ट्रायाजोल है विच इज़ वाइडली यूज्ड एंड विच इज़ वेरी इफेक्टिव। नाउ फ्लूकोनाजोल सुपरफिशियल और सिस्टमिक कैंडिडिएसिस में यूज़ किया जाता है। इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन सुपरफिशियल एज वेल एज सिस्टमिक कैंडिडिएसिस। नाउ अगर निस्टैटिन या फिर क्लोट्रीमेजोल की टॉपिकल थेरेपी ओरोफेरेंजियल कैंडिडिएसिस में इफेक्टिव ना हो तो फ्लूकोनाजोल is very effective in the treatment of oropharyngeal candidiasis. Now इसके अलावा कैंडिडा ईसोफेजाइटिस यानी कि ईसोफेगस में अगर कैंडिडा का इन्फेक्शन हो तो फ्लूकोनाजोल इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस। देन वजाइनल कैंडिडिएसिस, इसमें सबसे पहले तो हम यूज़ करेंगे टॉपिकल क्लोट्रीमेजोल या फिर टॉपिकल मीकोनाजोल। अगर वहाँ उनसे क्योर ना हो देन द नेक्स्ट वेरी इफेक्टिव थेरेपी इज़ द फ्लूकोनाजोल। उसी तरह क्यूटेनियस कैंडिडिएसिस में भी ये बहुत इफ़ेक्टिव है, सिस्टमिक कैंडिडिएसिस में भी ये बहुत इफ़ेक्टिव है। देन इसके अलावा कैंडिडिएसिस के अलावा इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस इन द मेंटेनेंस थेरेपी ऑफ क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस इन द एड्स पेशेंट। नाउ क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस की जो ट्रीटमेंट है वो 2 फेजेस में होती है। पहला फेज़ होता है इंडक्शन थेरेपी जिसमें 2 वीक्स के लिए एम्फोटेरिसिन बी और फ्लूसाइटोसिन दिए जाते हैं ना। इंडक्शन थेरेपी के बाद पेशेंट को मेंटेनेंस थेरेपी दी जाती है जिसमें कि जो ड्रग है दैट इज़ द फ्लूकोनाजोल। सो फ्लूकोनाजोल इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस इन द मेंटेनेंस थेरेपी ऑफ क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस इन द एड्स पेशेंट। उसके अलावा टीनिया इन्फेक्शन जैसे कि डिस्कस कर चुके हैं, सबसे पहले हमें यूज़ करने हैं टॉपिकल इमिडाजोल्स। अगर उनसे ट्रीटमेंट नहीं होती तो अलॉन्ग विद द टॉपिकल इमिडाजोल्स फ्लूकोनाजोल इज़ फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ टीनिया पेडिस, टीनिया क्रूरिस एंड टीनिया corporis. Then histoplasmosis, blastomycosis and sporotrichosis की ट्रीटमेंट में इट्राकोनाजोल फर्स्ट लाइन ड्रग है और उसके बाद फ्लूकोनाजोल इज ऑल्सो फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव. सो दीज आर द क्लिनिकल यूजेस ऑफ फ्लूकोनाजोल. अब समझते हैं फ्लूकोनाजोल के कुछ इंपॉर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक फीचर्स. फ्लूकोनाजोल हैज़ अ वेरी गुड ओरल एब्जॉर्प्शन, इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में भी ये काफ़ी अच्छी पेनिट्रेशन करता है
काफ़ी अच्छी मात्रा में ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में पहुंच जाता है एंड दैट इज़ वाई इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस इन द मेंटेनेंस थेरेपी ऑफ क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। देन इसकी हाफ लाइफ बहुत लॉन्ग है, half life is of 25 to 30 hours. Then plasma protein binding is around 10 hours. Then very important, फ्लूकोनाजोल का एक्सक्रीशन यूरिन में होता है और इसीलिए अगर पेशेंट में रीनल इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम हो तो फ्लूकोनाजोल की जो डोज है उसको कम करना ज़रूरी है। अब पढ़ते हैं एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ फ्लूकोनाजोल। फ्लूकोनाजोल के काफ़ी कम एडवर्स इफेक्ट्स हैं। नाउ कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स आर नॉजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, रैशेस एंड हेडेक। नाउ एड्स पेशेंट में हिपैटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। इसके अलावा it also inhibits cytochrome P450 enzyme and it can also cause ventricular tachycardia if it is given along with CSAP, right? And it is not recommended to be used in the pregnancy. तो ये है pharmacology of fluconazole. अब पढ़ते हैं pharmacology of itraconazole. Itraconazole भी एक बहुत widely used ट्रायाजोल है जिसको ओरली और आईवी दोनों तरीकों से दिया जाता है। नाउ इट्राकोनाजोल इज अ फर्स्ट चॉइस ड्रग इन हिस्टोप्लास्मोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस, स्पोरोट्राइकोसिस, पैराकोकिडियोआइडोमाइकोसिस एंड क्रोमोमाइकोसिस। इसके अलावा वजाइनल कैंडिडियासिस में अगर टॉपिकल इमीडाजोल्स इफेक्टिव ना हो, उनसे क्योर ना हो, तो अगेन इट्राकोनाजोल इज़ वेरी इफेक्टिव। लाइक फ्लूकोनाजोल, again itraconazole is also very effective in the treatment of tinea infections. अगर tinea infections जो हैं वो spread हो गए हैं body में, अगर extensive tinea infections हैं which are not cured by topical antifungals, तो वहाँ पर itraconazole is very effective. इसके अलावा ऑन्कोमाइकोसिस यानी कि टीनिया इन्फेक्शन ऑफ नेल्स में भी इट्राकोनाजोल इफेक्टिव है, बट यहाँ पर कुछ केसेस में रिलैप्स हो जाता है। एक बार ऑन्कोमाइकोसिस ठीक हो जाती है पर कुछ दिन बाद वो फिर दोबारा से रिलैप्स हो जाता है उसमें। इसके अलावा एस्परजिलोसिस में भी पेशेंट्स को कुछ फ़ायदा पहुँचता है विद द यूज़ ऑफ इट्राकोनाजोल। देन साइड इफ़ेक्ट्स, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कंपैरेटिवली कम है। फ्लूकोनाजोल की तरह इट्राकोनाजोल से भी गैस्ट्रिक इंटॉलरेंस हो सकती है। अदर साइड इफ़ेक्ट्स आर लाइक इट कैन कॉज डिजीनेस, प्रूराइटिस, हेडेक, हाइपोकैलीमिया हो सकता है, हिपैटोटॉक्सिसिटी हो सकती है एंड इट शुड ऑल्सो नॉट बी यूज्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब समझते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ इट्राकोनाजोल। इट्राकोनाजोल की फार्माकोकाइनेटिक्स फ्लूकोनाजोल से थोड़ी अलग है। सबसे पहले इट इज़ गिवन ओरली, इसका ओरल एब्जॉर्प्शन होता है, बट ओरल एब्जॉर्प्शन इज़ एनहांस्ड बाय फूड एंड गैस्ट्रिक एसिड। उसके अलावा ये 99% प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड है। फ्लूकोनाजोल का जो पेनिट्रेशन है वो CSF में अच्छा था, बट इट्राकोनाजोल हैज़ पुअर पेनिट्रेशन इन द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसकी हाफ लाइफ लंबी है, 30 to 64 आवर्स है। इट इज़ लार्जली मेटाबोलाइट्स एंड इट इज़ एक्सक्रीटेड इन द फीसेस, जबकि फ्लूकोनाजोल वॉज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। देन ड्रग इंट्रैक्शंस, नाउ ड्रग्स जैसे कि रिफैम्पिन, फेनिटोइन, फिनोबार्बिटोन इट्राकोनाजोल का जो मेटाबॉलिज्म है उसको बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से इट्राकोनाजोल की प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। ना दूसरी और ड्रग्स जैसे कि क्लेरिथ्रोमाइसिन, HIV प्रोटीएस इनहिबिटर्स, ये इट्राकोनाजोल का मेटाबॉलिज्म जो है वो कम कर देते हैं, जिसकी वजह से इट्राकोनाजोल की प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। देन इट्राकोनाजोल ऑल्सो इनहिबिट्स साइटोक्रोम P3A4 एंजाइम, और इसी वजह से इट्राकोनाजोल भी ड्रग इंट्रैक्शंस शो करता है और इसका ड्रग इंट्रैक्शन प्रोफाइल जो है वो कीटोकोनाजोल जैसा है। सो दिस इज़ द फार्माकोलॉजी ऑफ इट्राकोनाजोल। नाउ हमारी नेक्स्ट ट्रायाजोल ड्रग है वोरिकोनाजोल, जो कि अगेन ओरली और आईवी दोनों तरह से दी जाती है। नाउ वोरिकोनाजोल का जो एंटी फंगल स्पेक्ट्रम है वो बहुत ज़्यादा वाइड है एंड दिस इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिफ़िकल्ट, इट इज़ यूज टू ट्रीट डिफ़िकल्ट
फंगल इन्फेक्शंस। तो जो फंगल इन्फेक्शंस बहुत नॉन रिस्पॉन्सिव है, जो कि आसानी से ट्रीट नहीं हो पा रहे, उनकी ट्रीटमेंट के लिए नॉन रिस्पॉन्सिव फंगल इन्फेक्शंस या फिर रिफ्रैक्टरी फंगल इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट के लिए वोरिकोनाजोल को यूज़ किया जाता है। और वोरिकोनाजोल एक न्यूअर ट्रायाजोल है, एक नया ट्रायाजोल है। नाउ अब समझते हैं क्लिनिकल यूजेस ऑफ वोरिकोनाजोल। नाउ वोरिकोनाजोल is the drug of choice in the treatment of invasive aspergillosis. ये आपको याद रखना है, this is very important that voriconazole is a drug of choice in the treatment of invasive aspergillosis. इसके अलावा फ्लूकोनाजोल रेजिस्टेंट जो सिस्टमिक कैंडिडियल इन्फेक्शंस होते हैं उसमें भी वोरिकोनाजोल बहुत यूज़फुल है। उसके अलावा serious infections caused by Fusarium species, like for example onychomycosis, that is a tinea infection of nails, then skin infections, then keratitis, in सारे infections में again voriconazole is very effective. Then it is also effective in the treatment of fungal infections in febrile neutropenic patient who does not respond to the antibiotic therapy. तो ये हैं क्लिनिकल यूजेस ऑफ वोरिकोनाजोल, जहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है दैट वोरिकोनाजोल इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस इन इन्वेजिव एस्परजिलोसिस एंड वोरिकोनाजोल इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिफ़िकल्ट टू ट्रीट नॉन रिस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टरी फंगल इन्फेक्शंस। अब देखते हैं वोरिकोनाजोल के कुछ फार्माकोकाइनेटिक फीचर्स। इट हैज़ गुड ओरल एब्जॉर्प्शन, इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द टिश्यूज़ और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में भी ये अच्छी कॉन्सेंट्रेशन में पहुंच जाती है। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इसकी 60% है, हाफ लाइफ इज़ ओनली 6 hours एंड द ड्रग इज़ एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज्ड एंड द मेटाबोलाइट्स आर एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। अब समझते हैं एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ वोरिकोनाजोल। नाउ फ्लूकोनाजोल और इट्रोकोनाजोल के कंपैरिजन में वोरिकोनाजोल के जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। ना वोरिकोनाजोल कैन कॉज विजन चेंजेस, इससे विजन चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल इट कैन कॉज एबनॉर्मल विजन में एबनॉर्मैलिटी आ सकती है। देन फ्लैशेस ऑफ लाइट हो सकते हैं, यानी कि आँख के विजन एरिया में अचानक से लाइट की चमक या फिर झिलमिलाहट दिखाई दे सकती है। देन इससे फोटोफोबिया हो सकता है, यानी कि प्रकाश के कारण, लाइट के कारण असुविधा हो सकती है। देन इससे कलर चेंजेस भी हो सकते हैं। तो ये सारे विजन चेंजेस के कुछ सिम्टम्स हैं। ना वोरिकोनाजोल देने के लगभग 30 मिनट के अंदर ये विजन चेंजेस महसूस होते हैं और ये लगभग 30 से 60 मिनट तक रहते हैं। दूसरा, इससे न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है जिसकी वजह से कन्फ्यूजन हो सकता है, एजिटेशन हो सकता है। देन इट इज़ ऑल्सो हिपैटोटॉक्सिक और आईवी इंजेक्शन देने पर एक्यूट रिएक्शन हो सकते हैं। इसके अलावा ये क्यूटी प्रोलॉन्गेशन कर सकता है जिसकी वजह से अरिदमिया हो सकता है और सन से फोटो सेंसिटिविटी हो सकती है। कुछ रेयर केसेस में इट कैन कॉज एड्रीनल इनसफिशिएंसी। और उसके अलावा दूसरे एजोल्स की तरह वोरिकोनाजोल ऑल्सो इनहिबिट्स साइटोक्रोम P450 आइसोएंजाइम्स। तो इससे ड्रग इंटरेक्शंस होती हैं और जो ड्रग इंटरेक्शंस का प्रोफाइल है दैट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ कीटोकोनाजोल। और इसके अलावा वोरिकोनाजोल इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। सो दिस इज़ द फार्माकोलॉजी ऑफ वोरिकोनाजोल, जहाँ पे हमें ये बात याद रखनी है कि वोरिकोनाजोल एक न्यूअर ट्रायाजोल है। इट इज़ अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम antifungal drug or it is a drug of choice in the treatment of invasive aspergillosis. Now next हमारा triazole drug है posaconazole. Now posaconazole is also a new triazole और उसके अलावा इसका भी antifungal जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत ही ब्रॉड है। इसको भी ओरली और आईवी दोनों तरह से दिया जा सकता है और क्लिनिकली म्यूकोरमाइकोसिस में पोसाकोनाजोल बहुत ही इफ़ेक्टिव ड्रग है। नाउ क्योंकि पोसाकोनाजोल एक नई ड्रग है, इसकी कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और क्योंकि ये नई ड्रग है इसलिए इसके साथ एक्सपीरियंस भी कम है और इसीलिए
the use of posaconazole is reserved for non-responsive or refractory aspergillosis. वो फंगल इन्फेक्शंस जो कि दूसरे एंटी फंगल ड्रग्स से रिस्पॉन्स नहीं दिखाते, क्योर नहीं हो पाते, उनकी ट्रीटमेंट के लिए पोसाकोनाजोल यूज़ किया जाता है, जैसे कि नॉन रिस्पॉन्सिव एस्परजिलोसिस, इन्वेसिव कैंडिडिएसिस, देन अगेन फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया। यानी कि फेब्राइल न्यूट्रोपेनिक पेशेंट में अगर कैंडिडियल इन्फेक्शन है तो उसकी ट्रीटमेंट में पोसाकोनाजोल यूज़ किया जा सकता है, और इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एन ऑल्टरनेट टू इट्राकोनाजोल इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोमोमाइकोसिस। सो अगेन पोसाकोनाजोल जो है वो वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, उन फंगल इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट में यूज़ होता है जो कि बाकी कन्वेंशनल एंटी फंगल ड्रग से ट्रीट नहीं होते, एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस। अब पढ़ते हैं पोसाकोनाजोल के कुछ इंपॉर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक फीचर्स। नाउ ओरल एब्जॉर्प्शन इज इम्प्रूव्ड बाय लो पीएच। अगर स्टमक में एसिडिटी होगी, पीएच लो होगा, तो इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। उसके अलावा फैटी फूड्स भी पोसाकोनाजोल का ओरल एब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इसकी लगभग 98% है, एंड इट इज़ एक्सक्रीटेड मोस्टली अनचेंज्ड इन द फीसेस, और इसकी हाफ लाइफ जो है दैट इज़ अराउंड 24 आवर्स। अब देखते हैं एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ पोसाकोनाजोल। ना वोरिकोनाजोल के कंपैरिजन में पोसाकोनाजोल के एडवर्स इफेक्ट्स काफ़ी कम है। कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स आर नॉजिया, एब्डोमिनल पेन, लूज मोशन, हेडेक, और कभी कभी रेयरली इट कैन कॉज अनीमिया, न्यूट्रोपीनिया एंड कार्डियक अरिथमिया। और प्रेगनेंसी के दौरान पोसाकोनाजोल को भी यूज़ नहीं करना, और दूसरे एजोल्स की तरह ये भी साइटोक्रोम P3A4 एंजाइम को इनहिबिट करती है, और इससे भी ड्रग इंटरेक्शंस होती हैं। सो दिस इज़ द फार्माकोलॉजी ऑफ एजोल्स, जहाँ पे हमने पढ़ा कि एजोल्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, इमिडाजोल्स एंड ट्रायाजोल्स। इमिडाजोल्स को प्राइमरीली सुपरफिशियल टीनिया इन्फेक्शंस और सुपरफिशियल कैंडिडिएसिस की ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, और जो हमारे मेन इमिडाजोल्स हैं वो हैं टॉपिकल क्लोट्रीमेजोल एंड टॉपिकल मीकोनाजोल एंड कीटोकोनाजोल, दैट इज़ ऑल्सो एन इमिडाजोल, जिसको हम टॉपिकली और सिस्टमिकली दोनों तरह यूज़ करते हैं, बट ज़्यादातर कीटोकोनाजोल का जो यूज़ है वो टीनिया वर्सिकलर की ट्रीटमेंट में होता है। दूसरी जो और हैं ट्रायाजोल, जिनका यूज़ सिस्टमिक होता है, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, विच आर वेरी इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ सुपरफिशियल एज वेल एज सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन। और उसके बाद हमने पढ़ा वोरिकोनाजोल, which is a drug of choice in the treatment of invasive aspergillosis, और उसके बाद हमने पढ़ा posaconazole. So this is all about the pharmacology of triazoles. Now please note that this information is only for the academic purpose. तो अगर आपको एजोल्स का यूज़ करना हो, क्लिनिकल यूज़ करना हो, या फिर किसी फंगल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट करनी हो, तो अपने फिजिशियन को कंसल्ट करें। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।